नमस्कार विद्यार्थियों, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, अपन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो आने वाले समय में आयोजित होने वाली है, उनके मद्देनजर जो है जनरल साइंस का अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो जनरल साइंस में जो है अपन मानवीय रोग, ह्यूमन डिजीज, उनका अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो वायरस के द्वारा जो होने वाले जितनी भी बीमारियां हैं या जितने भी रोग जो हैं, एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीवाणु वायरस, उसको अपन ने पढ़ लिया पिछली कक्षाओं में। उसके बाद अपन ने जो बैक्टीरिया है, जीवाणु जिसको बोलते हैं अपन, ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीवाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके द्वारा होने वाले रोगों का अपन अध्ययन वर्तमान में कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं से अपन करते आ रहे हैं और आज की क्लास में भी उसी का अध्ययन अपन करेंगे। तो उससे पहले जो है अपने विद्यार्थियों, अपने रोगों की जो कक्षाएं हैं उसमें अपन ने बार बार कई कक्षाओं में एक वर्ड सुना है, वैक्सीन। वैक्सीन टीका, टीका हिंदी नाम जो है वैक्सीन का वो है टीका। इसका अपन ने बार बार जिक्र किया है। तो एक्चुअली में ये होता क्या है और इसका शेड्यूल क्या है, उसको अपन एक नज़र देख लेते हैं, ताकि आपको क्या है कि समझने में और याद करने में क्या है आसानी रहेगी कि वैक्सीन क्या होती है। तो विद्यार्थियों, भारत सरकार द्वारा जो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, कई बीमारियां हैं, जैसे अपन ने वायरल डिजीज में देखा कि उन बीमारियों का जो इलाज है वो प्रॉपर तरीके से अब तक जो है उपलब्ध नहीं है। तो इससे ये है कि इसका दूसरा तरीका ये निकाला गया है कि अगर इलाज उपलब्ध नहीं है तो अपन ऐसा करेंगे, उसके बचाव कर लें पहले से ही। जैसे सपोज करो कोई बांध है या कोई अपना ऐसा कोई चीज है जिसमें कि साहब अपन को पानी को रोकना है बहने से, तो अब उसको स्टोरेज करने का कोई तरीका नहीं है, छोटा तरीका। तो अपन क्या करते हैं कि एक बांध बना देते हैं, बना के या पुल बना के, छोटे एनीकट बना के अपन पानी को क्या करते हैं, नदी से स्टोरेज कर देते हैं। अन्यथा जो है वो नदी का पानी जो है बहता जाता है, रुकता नहीं है। तो वैसे ही क्या है कि जैसे बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो अपन उसका बचाव कर लें, ताकि क्या भाई ये बीमारी अपन को हो ही नहीं, या हो तो उसका असर इतना ज़्यादा नहीं हो। तो उसका एक तरीका ये निकाला गया कि कई सारी ऐसी बीमारियां, जैसे चिकन पॉक्स हो गई आपकी, जो पहले होती थी स्मॉल पॉक्स हो गई, और भी जो वायरल डिजीज है अपनी बहुत सारी, जिनके प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो हो उनके कारणों से या उनके जो एजेंट है उनसे क्या हो अपन बचाव करें। अब वो बचाव कैसे किया जा सकता है, उसका एक तरीका था, वो है टीकाकरण। कई बीमारियों के जो कंट्रोल करने के जो प्रोग्राम चलाए गए, जैसे उन्मूलन के प्रोग्राम चलाए गए, तो उनका जो मेन जो फोकस था, मेन उसका 70% जो पार्ट होता है किसी भी कंट्रोल प्रोग्राम का जो है, वो क्या होता है, वैक्सीनेशन। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो और वो बीमारियों से बचा जा सके। और बाकी अन्य तरीके जो हैं, जैसे कि मरीजों को ढूंढना, उनकी जांचें करना, उनका इलाज करना, वो अलग मैटर है। बाकी सबसे ज़्यादा जो फोकस किसी भी प्रोग्राम में दिया जाता है, कोई सा भी आपका किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने का, चाहे वो लेप्रोसी का हो, चाहे ट्यूबरक्लोसिस का हो, चाहे जितनी भी वायरल डिजीज जो है अपनी उनका हो, चाहे बैक्टीरियल डिजीज जैसे डिप्थीरिया हो, पर्ट्यूसिस हो, आपका न्यूमोनिया हो गया, तो ये बीमारियां हैं। तो इनके क्या है कि सबसे ज़्यादा तो फोकस दिया जाता है इनके प्रोग्राम में, वो किस पे दिया जाता है, वैक्सीनेशन पे, टीके पे। तो इन सब बीमारियों का क्या बनाया गया है, एक टीका बनाया गया। अब उसका अपन पहले भी मैंने बताया गया कि ये एक इम्यूनिटी, अपने शरीर में इम्यून पावर बनाने का या बढ़ाने का जो है एक तरीका है, ताकि अपन उस बीमारी से होने वाले संक्रमण से लड़ सके, या वो संक्रमण अपने शरीर में हो तो ज़्यादा असर ना दिखा सके। तो उसके लिए 1985 में, 1985 में भारत सरकार द्वारा जो है सार्वजनिक टीकाकरण प्रोग्राम शुरू किया गया। इसके बारे में आप सभी जानते हो। अपने घर की जो महिलाएं हैं जिनके छोटा बच्चा हुआ है, अपनी भाभी हो, अपने बहन हो, अपने कोई भी हो रिश्तेदार हो, उनके अगर छोटा बच्चा हुआ है तो अपन देखते हैं उसका एक ममता कार्ड बनता है। क्या बनता है, ममता कार्ड। आप सभी जानते हो ममता कार्ड के बारे में। उसी को अपन क्या बोलते हैं, टीकाकरण कार्ड, इम्यूनाइजेशन कार्ड। तो ममता कार्ड में कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं
और किन किन समय पर लगाए जाते हैं छोटे बच्चे को, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी है जिनका जो छोटे बच्चों पर ज़्यादा असर करती है। तो क्यों न जब बाल्यावस्था से ही उन बीमारियों को रोकने के लिए, उन बीमारियों से बचाव के लिए अपन टीकाकरण को अपनाएं। तो जो अपना सार्वजनिक टीकाकरण का जो प्रोग्राम है यूपीआई, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है, उसको अपन बोलते हैं। तो उसमें क्या है, क्या शेड्यूल है उसका? अब उसका शेड्यूल ये है कि जब बच्चा पैदा होता है जन्म पर, तो पैदा होते ही उसको 10 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। जैसे बच्चा पैदा हो गया, पैदा होते ही उसको ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, ये अपन ने जब पोलियो की बीमारी पड़ी थी उस समय भी अपन ने पढ़ा था कि पोलियो जो है, अब आप देखोगे उस पोलियो से लड़ने के लिए कितने सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। एक उसका अलग से जो है पल्स पोलियो का जो अभियान है, पीपीओ जिसको बोलते हैं, पल्स पोलियो ऑर्गेनाइजेशन या पल्स पोलियो अभियान जो है वो अलग से चलाया जा रहा है। साल भर में 2 बार उसको आयोजित किया जाता है, वो तो हो गया। उसके अलावा जो है अपने जो टीकाकरण का जो अलग से शेड्यूल है, जो सार्वजनिक टीकाकरण प्रोग्राम है, जिसके तहत आंगनबाड़ी सेंटर हो गए अपने, और जो चिकित्सा सुविधा के जो भी और भी है सब सेंटर है, पीएससी है, सीएससी है, जिला अस्पताल है, उप जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, सब जगह जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा ये टीके लगाए जाते हैं। तो उसमें भी देखो आप पोलियो पे कितना जोर दिया जाए, जब जाकर जो है भारत जो है वो पोलियो से मुक्त हुआ है। ऐसे ही नहीं हुआ है, बहुत प्रयास किया है और अभी भी है उसको जीरो पेंडेंसी, यानी एक भी केस ना आए उसके लिए देखो कितना किया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या, ओपीवी दिया जाता है उसको, जीरो ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी मुंह से दी जाती है 2 बूंद, वो दिया जाता है बच्चे को जन्म पैदा होते ही। इंस्टीट्यूट में पिलाया जाता है, जहां वो पैदा होता है वहीं उसको दे दिया जाता है। जब तक वो एडमिट रहता है तभी दे दिया जाता है, नहीं देते तो 15 दिन के भीतर भीतर जो है आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद हेपेटाइटिस जो है बी, हेपेटाइटिस अपन पढ़ चुके हैं, वायरल इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस, लीवर का इन्फेक्शन है। उसके बचाव के लिए क्या है, 24 घंटे के भीतर एक हेपेटाइटिस बी का जो है उसको टीका दिया जाता है। फिर बीसीजी, ये ट्यूबरक्लोसिस टीबी से बचाव के लिए जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है, इंट्राडर्मल लगाया जाता है बीसीजी का टीका, वो लगाया जाता है। बीसीजी मतलब हो गया आपका बेसिलस कालम्यूटेक्यूरिन, बेसिलस कालम्यूटेक्यूरिन, ये इसका पूरा नाम है, बेसिलस कालम्यूटेक्यूरिन। तो बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है, टीबी के लिए लगाया जाता है। कब दिया जाता है, जन्म पर, पैदा होते ही लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक लगाया जाता है HBIG, जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस इम्यूनोग्लोबिन, ये एक तरह की एंटीबॉडी है। तो इसको किसको लगाया जाता है कि जो महिलाएं हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव है, सिर्फ उन्हीं के बच्चों को लगाया जाता है। जो महिला, एक बार मैं और बता देता हूं कि जो महिला हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है, उन्हीं के बच्चे जो होंगे उन्हीं को जो है HBIG की जो है वैक्सीन वो दी जाएगी। तो 4 वैक्सीन पैदा होते ही, ओरल पोलियो, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी और हेपेटाइटिस IG, 4 ये पैदा होते बच्चों को दिया जाता है। 6 सप्ताह पर, यानी 1.5 महीने पर, जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है शिशु, उसके बाद उसको ओरल पोलियो की फर्स्ट डोज, इसको 0 बोलते हैं, ये सिर्फ बोलने का तरीका है, पर आसानी से अपन को याद रहे, उसकी काउंटिंग हो उस हिसाब से अपन को 0, 1, 2, 3 बोलते हैं। बाकी जो सब सेम रहता है, दवाई वही रहती है, केवल इसकी काउंटिंग के हिसाब से इसको 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बोला जाता है। तो 6 सप्ताह का जब शिशु हो जाएगा तो उसको क्या दिया जाएगा, ओरल पोलियो फर्स्ट। रोटा वायरस, रोटा जो है वो एक वायरस होता है, रोटा वायरस, जिसके कारण छोटे बच्चों में क्या है, दस्त की बीमारी होती है। तो उससे रोकने के लिए जो है रोटा वायरस का टीका जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था सार्वजनिक टीकाकरण प्रोग्राम में 2016 में। कब किया गया था, सन 2016 में जो है इसको सार्वजनिक टीकाकरण प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया था भारत सरकार ने। तो रोटा वायरस जो है एक वायरस से बचाव के लिए, जिसके कारण बच्चों में क्या होती है, दस्त की बीमारी होती है, उससे बचाव के लिए रोटा फर्स्ट का टीका दिया जाता है। उसके अलावा FIPV जो है ये फिर पोलियो के लिए है। FIPV का मतलब हो गया फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। पोलियो की वैक्सीन जब अपन ने पोलियो पढ़ा
तब अपन ने पढ़ा था कि दो प्रकार की वैक्सीन दी जाती है। एक दी जाती है ओरल पोलियो वैक्सीन जो कि मुंह से पिलाई जाती है बूंदों के द्वारा, और एक दी जाती है आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो कि इंजेक्टेबल या अपना इंजेक्शन लगा के दी जाती है। तो देखो ओरल भी दिया जा रहा है कंटिन्यू, और उसके बाद जो है FIPV फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो है वो भी दी जा रही है। ये वैक्सीन जो है इसको भी सन 2016 में टीकाकरण प्रोग्राम में क्या हुआ था, शामिल किया गया था। उससे पहले नहीं दी जाती थी, उससे पहले सिर्फ OPV दी जाती थी। उसके बाद जो है इस वैक्सीन को यानी इंजेक्टेबल फॉर्म को जो है पोलियो की उसको भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद है न्यूमोकोकल और पेंटा वैक्सीन। न्यूमोकोकल न्यूमोनिया से बचाव के लिए दी जाती है, और पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है उसमें 5 बीमारियां आती है। पहले DPT का टीका लगता था 2011 से पहले, पेंटावेलेंट जो है वो 2011 में इंट्रोड्यूस की गई थी अपने, और न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है वो अपने 2021 में, PCV कब की गई, 2021 में इंट्रोड्यूस की गई थी, और जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो 2011 में इंट्रोड्यूस की गई थी। उससे पहले जो है DPT डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, तीनों बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु डिजीज है। बट अभी अपन ने टिटनेस और डिप्थीरिया को पढ़ लिया है, पर्ट्यूसिस को अपन पढ़ेंगे, काली खांसी जिसको बोलते हैं व्हूपिंग कफ। ठीक है, तीनों बैक्टीरियल बीमारियां हैं, और तीनों जो है वो हानिकारक बीमारियां हैं, अत्यंत हानिकारक संक्रामक बीमारियां हैं। तो इनके बचाव के लिए वैक्सीन पहले DPT नाम से दिया जाता था, पर 2011 में जो है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, पेंटावेलेंट वैक्सीन। अब पेंटावेलेंट में जो है वो 5 बीमारियों का एक साथ जो है वो टीका दिया जाता है। उनमें से 3 बीमारियां तो हो गई आपकी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। ठीक है, उसके अलावा 2 बीमारियां जो है वो आपकी होगी इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और दूसरा हो गया आपका हिपेटाइटिस। अब आप देखो हिपेटाइटिस और इनके कितना जोर दिया जा रहा है। हिपेटाइटिस क्या, जब बच्चा पैदा हुआ जब भी 2 प्रकार की दी गई, उसके बाद आपका पेंटावेलेंट वैक्सीन में भी अपन दे रहे हैं, तो कितना जोर जो है अपन वो इन बीमारियों से बचाव के लिए जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसलिए टीके जो है वो समय पर लगवाना बहुत जरूरी है। तो ओरल पोलियो फर्स्ट हो गई 6 सप्ताह पर, 1.5 महीने पर। रोटा वायरस हो गया फर्स्ट, 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था टीकाकरण प्रोग्राम में। FIPV वो भी 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, पोलियो के लिए दी जाती है। फिर PCV फर्स्ट जो 2021 में इंट्रोड्यूस की गई थी टीकाकरण प्रोग्राम में, निमोनिया के लिए दी जाती है। और पेंटावेलेंट जो है 5 बीमारियों के लिए दी जाती है। 2011 में जो है इसको सरकार ने सार्वजनिक टीकाकरण प्रोग्राम में शामिल किया गया था। 5 बीमारियां, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस और इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस, 5 बीमारियों के लिए जो है ये दी जाती है। तो ये हो गया आपका 1.5 महीने का टीकाकरण का, जो कौन कौन से टीके जो है बच्चे को वो दिए जाते हैं। अब अगला जो है अपना वो है 2.5 महीने पर, यानी 10 सप्ताह पर जो है वो कौन कौन से टीके जो है शिशुओं को वो लगाए जाते हैं। 10 सप्ताह पर यानी 2.5 महीने पर कौन से टीके लगे जाते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन सेकंड दी जाएगी, रोटा वायरस सेकंड दिया जाएगा जो अपन ने पढ़ाई है अभी, पेंटावेलेंट सेकंड। ये 3 टीके जो हैं वो, यानी ये इसकी जो है एडवांस डोज है, मतलब वापस रिपीटेटिव डोज है, यानी उसी जो पहले OPV फर्स्ट दिया, फिर OPV सेकंड, फिर रोटा, फिर पेंटा। तो ये 3 टीके जो है वो 2.5 महीने पर दिए जाते हैं शिशु का। उसके बाद आता है 3.5 महीने पर, यानी 14 सप्ताह पर कौन से टीके लगाए जाते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन कंटिन्यू चल रही है, पैदा होने पर, 1.5 महीने पर, 2.5 महीने पर और 3.5 महीने पर। रोटा भी कंटिन्यू चल रहा है आपका 6 सप्ताह पर, 10 सप्ताह पर, 14 सप्ताह पर। ठीक है, अब आपका FIPV है वो सेकंड डोज यहाँ देंगे, 10 सप्ताह पर नहीं देके। पहली डोज दी थी अपन ने कब दी थी, 1.5 महीने पर। दूसरी डोज कब दे रहे हैं अपन, 3.5 महीने पर। ठीक है, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। न्यूमोकोकल सेकंड, वो भी अपन क्या, पहले अपन ने 3.5 पे, सॉरी 2.5 पे, उस पर 1.5 पे दी थी, अब अपन उसको 3.5 पे दे रहे हैं। उसी तरह पेंटा थर्ड कंटिन्यू चल रहा है, 1.5 पे, 2.5 पे, 3.5 पे। ठीक है, तो ये शेड्यूल हो गया उसका। ये अपन 3.5 महीने की अपनी वैक्सीन शिशु की हो गई।
फिर अब 9 माह पे आ जाओ आप, MMR। पहले ये वैक्सीन जो है वो MMR के नाम से दी जाती थी। मीजल्स, मम्प्स और रूबेला जो है वो पहले इस नाम से दी जाती थी। 2017 में जो है इसको MR, यानी इसमें से सिर्फ एक बीमारी जो है वो मम्प्स की जो है उसको हटा दिया गया है गवर्नमेंट। MMR का मतलब होता है मीजल्स, खसरा, ठीक है, मम्प्स, गलसुआ जिसको बोलते हैं, और रूबेला, जर्मन मीजल्स। ये 3 बीमारियां अपन ने पढ़ी है, वायरल डिजीज है तीनों, तीनों का एक ही टीका लगता है। तो पहले MMR नाम से दिया जाता था, सन 2017 से पहले MMR के नाम से ये टीका दिया जाता था। अब जो है इसमें से जो है मम्प्स जो है उसको हटा दिया गया है, सिर्फ मीजल्स और रूबेला के लिए ही ये वैक्सीन दी जाती है। तो MR फर्स्ट जो है वो कब दिया जाता है, 9 माह पर पहली डोज जो है MR की वो दी जाती है। फिर विटामिन A हो गया आपका, फिर उसके बाद FIPV थर्ड हो गया। तो FIPV जो है पल्स पोलियो का जो है वो पहले 1.5 महीने पर दिया, फिर 3.5 महीने पर दिया, फिर 9 महीने पर भी इसकी तीसरी डोज देंगे। फिर PCV बूस्टर, न्यूमोकोकल बूस्टर, न्यूमोनिया का जो है पहले 1.5 पे दिया, फिर 3.5 पे दिया, और 9 महीने पर अपन क्या करते हैं उसकी बूस्टर डोज दे देंगे, ठीक है। फिर 16 से 24 महीने पे आ जाओ। 16 से 24 महीने पे OPV जो है वो उसका बूस्टर हो जाएगा। पहले वो 3.5 महीने तक कंटिन्यू चल रहा था, पैदा होते ही फिर 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने 4 डोज हो गई थी। फिर 5वीं डोज जो है वो OPV बूस्टर के नाम से जो है अपन वो कब देंगे, 16 से 24 महीने का जब बच्चा हो जाएगा। फिर विटामिन A2 दे देंगे, फिर DPT का भी बूस्टर देंगे, और फिर MR2 का दूसरा टीका दे देंगे। MR फर्स्ट का जो है वो 9 महीने पर, दूसरा जो है 16 से 24 महीने पर। फिर आ जाओ 5-6 वर्ष पर आप DPT बूस्टर। DPT का जो है बूस्टर पहली डोज कब दिया आपने, 1.5 साल, मतलब लगभग आपका 16 से 24 महीने का मतलब हो गया आपका 1.5 से 2 साल पर, ठीक है। उसके बाद 5-6 साल पर जो है अपन DPT का बूस्टर सेकंड डोज देंगे। फिर आ गया आपका TD, टिटनेस और डिप्थीरिया। TD का मतलब टिटेनस और डिप्थीरिया। इन दोनों के लगते हैं 10 साल पर पहली डोज लगेगी, 16 साल पर जो है वो दूसरी डोज बच्चे को दी जाएगी। तो ये है आपका टीकाकरण का शेड्यूल। जो जो अपन बार बार जो है अपन पढ़ रहे हैं कि वैक्सीन दी जाती है, इसका टीका लगाया जाता है, तो अब वो अपन ने देख लिया कि कब कौन सा लगाया जाता है। वैक्सीन क्या होती है ये आप जानते हो, इम्यून बढ़ाने का जो है एक साधन है, ताकि पहले से अपने शरीर में जो है एंटीबॉडी बन जाए, जब अपन को इन्फेक्शन हो तो वो उसका इतना प्रभाव ना दिखा पाए, इसलिए वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन जो है वो आपकी सक्रिय प्रतिरक्षा, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा जो है, जैसे इम्यून सिस्टम में अपन देखा था, एक बार फिर जब इम्यूनिटी पढ़ेंगे, जब फिर क्लियर रूप से देखेंगे, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है वैक्सीन। किसका उदाहरण है, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा का, यानी जिसमें क्या है एंटीबॉडी जो है वो बनते तो शरीर के अंदर है, परंतु क्या है उसका जो है इन्फेक्शन के द्वारा नहीं बन के वैक्सीन के द्वारा अपन जो है वो कुछ जो वायरस है या तो डेड होते हैं या कुछ मात्रा में उनका विष हटा देते हैं, उसको अपन शरीर के अंदर डालते हैं, तो उससे एंटीबॉडी बनते हैं। तो एंटीबॉडी मतलब सक्रिय का मतलब क्या है कि एंटीबॉडी जो है ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें एंटीबॉडी जो है लड़ने वाले जो अपने साधन है शरीर के, जो बीमारियों से लड़ते हैं, जो एंटीबॉडी है वो शरीर के अंदर ही बनती है, यानी शरीर खुद बनाता है। तो एक तो कैसे बनाएगा, नेचुरली बनाएगा, प्राकृतिक रूप से कैसे बनाएगा, जब हम प्राकृतिक रूप से किसी बीमारी से संक्रमित होंगे तो अपने शरीर में क्या होगा, नेचुरली जो है उसके प्रति जो एंटीबॉडी बनेगी वो नेचुरल होगी। एक क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से इन्फेक्शन ना होके अपन जो है कुछ मात्रा में कुछ बीमारियों के जो है, जैसे वायरस है या बैक्टीरिया जो है, जो ज़्यादा हानिकारक नहीं हो शरीर के लिए, उनको अपन अंदर शरीर में देते हैं। तो ये उसका टीकाकरण है, ताकि क्या है कि पहले से उसके प्रति बॉडी में एंटीबॉडी बन जाए, जब वो बीमारी अपन को हो तो उसका इतना प्रभाव ना हो। अभी जैसे अपन ने कोरोना का टीका लगाया था, तो वो यही कारण था कि उसके प्रति हमें इम्यूनिटी एंटीबॉडी बन जाए,
ताकि जब अपन इन्फेक्शन हो, दोबारा इन्फेक्शन हो, तो क्या है कि वो इतना प्रभाव अपने शरीर पर ना डाल पाए। वैक्सीन यही काम करती है, यानी आपको बचाने का काम करती है। कुछ वैक्सीन लाइफ टाइम होती है, कुछ का एक समय होता है। तो ये शेड्यूल है अपने टीकाकरण का, ये आप याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको अगर ये याद करते हैं बहुत अच्छी बात है, आपको इससे आसानी से वैक्सीन है वो समझ में आ जाएगी। अब ये अपन ने देख लिया कि जो FIPV है, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, पोलियो के लिए दी जाती है, इंट्राडर्मल दी जाता है। अब इंट्राडर्मल में मैं आपको समझा देता हूं कि जो अपन इंजेक्शन लगाते थे वो या तो अपने लगता है IM इंट्रामस्कुलर, देखो कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं, एक लगता है IV इंट्रावीनस, एक लगता है आपका सबक्यूटिनियस, और एक लगता है आपका जो है इंट्राडर्मल। अब ये इंजेक्शन लगाने के तरीके हैं, अपन सभी ने लगाए, बीमार होते हैं जब सुई नहीं लगती, क्या वही है कि सुई किस किस प्रकार से कैसे कैसे लगती है। इंट्रामस्कुलर है वो सीधी 90 डिग्री का एंगल होता है इंजेक्शन का, जैसे अपने पीछे जो लगाए जाते हैं ग्लूट मसल में जो लगाए जाते हैं वो इंट्रामस्कुलर होते हैं अधिकतर इंजेक्शन, या अपने जो यहाँ लगाए जाते हैं डेल्टोइड मसल में वो भी इंट्राडर्मल होते हैं। इंट्रामस्कुलर होते हैं, मसल्स में डायरेक्ट लगाए जाते हैं 90 डिग्री का, जैसे ये पेन है ये मैं लगा रहा हूँ ऐसे कैसे इंजेक्शन लगते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। ये हो गया इंट्रामस्कुलर, ज़्यादा अपन को विशेष इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चिकित्सकीय प्रक्रिया है, सिर्फ आपको एक नॉलेज हो कि कौन सा मोड है, आपको समझ में आ जाए कि इंट्राडर्मल चीज़ क्या होती है, वो मैं बता रहा हूँ। अब दूसरा होता है आईवी मतलब जब भी अपने बोतल चढ़ाते हैं, चढ़ाई ना बोतल, देखी होगी बोतल तो कैसे चढ़ती है, वो चढ़ती किसमें, वेन्स में चढ़ती है, ताकि दवाई डायरेक्ट कहाँ चली जाए, हार्ट में चली जाए या आपके ब्लड सर्कुलेशन में चली जाए, तो वो IV इंट्रावीनस यानी सीधा आपकी वेन में लगाया जाता है। तीसरा होता है सबक्यूटिनियस, ज़्यादातर जो अपने डायबिटीज वगैरह के जो इंजेक्शन लगाते हैं व्यक्ति, अगर आपने कभी देखा हो उनके सबक्यूटिनियस लगता है, मतलब वो 45 डिग्री का एंगल, कई के पेट में भी लगते हैं, कई के यहाँ लगते हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं अपने, अधिकतर जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है वो यहाँ से इस एरिया में लगते हैं, यानी आपके शोल्डर से लेकर आपका जो कोहनी का एल्बो का जो एरिया है उसके बीच में। इंट्रामस्कुलर भी लगते हैं, सबक्यूटेनियस भी लगते हैं, परंतु इंट्रामस्कुलर में क्या होता है, सीधा 90 डिग्री का एंगल होता है, और सबक्यूटेनियस में थोड़ा सा एंगल आपका 45 डिग्री पे आ जाएगा। और चौथा होता है आपका इंट्राडर्मल, इसमें क्या बिल्कुल 15 डिग्री का एंगल होता है, आपका इंजेक्शन का जो एंगल है वो इंजेक्शन की जो है आपकी स्किन के प्रति जो एंगल होगा वो, ये तो आपकी स्किन हो गई और ये हो गया आपका इंजेक्शन। तो सबक्यूटेनियस में 45 का होता है, तो इंट्राडर्मल में और कम हो जाएगा, लगभग आपके 15 डिग्री पे आ जाएंगे। यानी जब भी अपने हाथों में आपने कभी टेस्ट कराया हो इंजेक्शन लगाने के पहले, कई बार डॉक्टर क्या उसको चेक कराते हैं, जैसे विटामिन मल्टीविटामिन के कोई इंजेक्शन है उनको भी चेक किया जाता है, तो वो चेक यहाँ अपन हाथों में करते हैं। कई बार जैसे TB की बीमारी के लिए टेस्ट होता है मोन्टोक्स टेस्ट, उसको भी यहाँ करते हैं। तो वो जो एंगल होता है वो इंजेक्शन जो है वो इंट्राडर्मल कहलाता है। और कितना एंगल होता है अपने स्किन और इंजेक्शन के बीच, 15 डिग्री का, लगभग 10 से 15 डिग्री का एंगल होता है। तो ये तरीके हैं इंजेक्शन लगाने के। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है, मतलब वो आपकी स्किन और इंजेक्शन का जो है वो 15 डिग्री का एंगल रहता है, ठीक है। PCV वैक्सीन न्यूमोकोकल न्यूमोनिया से बचाव के लिए दी जाती है, 2021 में इसको टीकाकरण प्रोग्राम में शामिल किया गया था। पेंटावेलेंट वैक्सीन 5 बीमारियां, डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस, हिपेटाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और आपका हिपेटाइटिस के लिए दी जाती है। 2011 में जो है इसको टीकाकरण प्रोग्राम में शामिल किया गया था। रोटा वायरस है, बच्चों में गंभीर दस्त जो वायरस के कारण होती है, रोटा वायरस के कारण, उसकी बचाव के लिए दी जाती है, 2016 में इंट्रोड्यूस हुई थी। MR वैक्सीन जो है मीजल्स और रूबेला के लिए दी जाती है, 2017 में इंट्रोड्यूस किया था। पहले MMR के नाम से 2 डोज दी जाती थी, 90 महीने पर और 16वें महीने पर, ठीक है। अब मम्स को हटा दिया है। TD वैक्सीन जो है पहले DPT नाम से दी जाती थी, इसमें से जो है इन्होंने क्या हुआ कि P को, पर्ट्यूसिस को हटा दिया है और सिर्फ TD, टिटनेस और डिप्थीरिया का रखा है। 2019 में जो है इसको टीकाकरण प्रोग्राम में शामिल किया गया था। तो ये वैक्सीन की एक जानकारी हो गई। अब जो है अपन अगली अपनी बैक्टीरियल डिजीज जो है उसको अपन पढ़ते हैं, उसका शुरू करते हैं पढ़ाई। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया से आप सभी परिचित हैं, सांस की बीमारी है,
कई बार आपने सुना होगा, अमूमन छोटे बच्चे में भी ज़्यादा होती है, पर बड़ों में भी उसी मात्रा में, उसी तादाद में या उसी फ्रीक्वेंसी में जो है ये बीमारी होती है। न्यूमोनिया सांस की बीमारी है, फेफड़ों का इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन है। आप सभी परिचित हैं इससे। तो इसमें जो अपन को याद रखने की जो है वो है निमोनिया। इसका जो बैक्टीरिया है, कौन से बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, दोनों नाम जो है अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब निमोनिया दो चीजें याद रखनी है अपन को इसमें। पहली याद रखनी है कि इसका बैक्टीरिया कौन सा है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और कहाँ की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी, श्वसन तंत्र की बीमारी है। फेफड़ों की बीमारी होते ही आपके क्या क्या लक्षण हो जाएंगे, खांसी भी चलेगी, छींक भी आएगी, बलगम भी आएगा और फेफड़ों में सांस लेने में तकलीफ भी होएगी। जब बलगम है वो बढ़ेगा तो सांस लेने में तकलीफ अपन को होनी है। फिर भी इसके लक्षण अपन देख लेते हैं। बुखार आएगा, कोई भी इन्फेक्शन है, पहला साइन सिम्टम्स क्या होता है, बुखार का होता है। खांसी आएगी, उसके साथ साथ कभी कभी पीला या हरा जो है बलगम हो सकता है। थकान रहेगी, आपको सांस लेने में जो है वो आपका तेज हो जाएगी, क्योंकि सांस लेने जो है समस्या होगी तो आप तेजी से सांस लेंगे। सांस लेने में कठिनाई होगी, भूख में कमी हो जाएगी, चेस्ट में पेन होगा, पेट में दर्द होगा। सांस की बीमारी है तो आपकी जाहिर है सांस लेने में तकलीफ है तो हल्की हल्की स्किन नीली भी हो सकती है, पसीना आएगा, ठंड लगेगी, कंफ्यूजन भी हो सकता है मेंटल स्टेट में। तो ये जो है पर जो मुख्य लक्षण जो है आपके वो सांस लेने में तकलीफ, उसके अलावा जो है आपके खांसी में बलगम आ सकता है, यानी आपको गीली खांसी चलेगी। ठीक है, तो बलगम युक्त खांसी, सीने में दर्द, थकान, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अब न्यूमोनिया में क्या होता है, फेफड़ों में सूजन आ सकती है, बलगम हो सकता है और पानी भी भर सकता है। ये न्यूमोनिया के लक्षण है। बट कभी न्यूमोनिया हुए बच्चे को देखना तेज तेज जो है वो क्या सांस लेता है तो उसकी यहाँ से पसलियां जो है वो चलने लग जाती है, तो अपन क्या बोलते हैं, अरे पसलियां चलने लग गई, इसका मतलब क्या, न्यूमोनिया हो गया। डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। बचाव क्या है, इलाज है पूरा, बैक्टीरियल डिजीज है, एंटीबायोटिक्स उपलब्ध है, डॉक्टर के पास जाएंगे, आपका पूरा इलाज जो है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर यह बचाव भी है, एक तो वैक्सीन है जो अपन ने अभी टीकाकरण में पढ़ी थी, न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है वो दी जाती है। उसके अलावा जो है आप स्वच्छता से बचाव कर सकते हैं, खांसते छींकते समय मुंह को ढकें, हाथ को है बार बार धोएं, ताकि किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो वो दूसरों में ना फैले, या वैक्सीन लगवाएं ताकि जो है ये बीमारी जो है वो ना हो। ठीक है, तो ये इसका बचाव है, इलाज पूरा है इसका। जांच जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि निमोनिया की जांच कैसे होती है। ब्लड टेस्ट होता है आपका, उससे पता लग सकता है, चेस्ट एक्सरे उससे ही पता लग जाएगा, स्पुटम कल्चर, पल्स ऑक्सीमेट्री, सीटी स्कैन और फ्लूइड सैंपल, ये सब जो जांचें हैं वो आपकी निमोनिया से कितना संक्रमण है का पता लगाते हैं। आपका फेफड़े क्लियर है कि नहीं है, उनमें पानी भरा है कि नहीं है, उनकी सांस, उनकी स्थिति क्या है उसका पता लगाते हैं। आपके फेफड़े जो हैं वो ऑक्सीजन को कितना भेज रहे हैं ब्लड में, ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो कितनी जा रही है, उसका लेवल क्या है उसका पता लगाते हैं। उसके लिए 5-6 प्रकार के जो टेस्ट हैं वो किए जाते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री पूछ सकते हैं, कई बार हो जाता है कि मरीज के फेफड़े उसके खून में कितने प्रभाव से ऑक्सीजन भेज रहे हैं, तो निमोनिया के उसमें पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, अब निमोनिया के प्रकार क्या है, निमोनिया बैक्टीरियल भी होता है, वायरल भी होता है, माइकोप्लाज्मा भी होता है, एस्पिरेशन निमोनिया भी होता है और फंगल निमोनिया भी होता है। ये इस प्रकार के 5 प्रकार के निमोनिया हो सकते हैं। अब बैक्टीरियल निमोनिया तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होगा, वायरल है इन्फ्लुएंजा से होगा, माइकोप्लाज्मा है तो माइकोप्लाज्म निमोनी से होगा, एस्पिरेशन निमोनिया जो है वो कोई भोजन पदार्थ अगर आप निगल गए, श्वास नली में चला गया है उसके कारण होगा, और फंगस निमोनिया जो है वो फंगस की वजह से होगा। तो ये निमोनिया के प्रकार अपन ने पढ़ लिए। इंपॉर्टेंट सिर्फ इसमें क्या है, पहला, निमोनिया से कौन सा अंग जो शरीर का वो प्रभावित होता है, फेफड़े होते हैं, सूजन आ सकती है, पानी बढ़ सकता है, बलगम हो सकती है। दूसरा, बैक्टीरिया कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस
न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी, बस दो ही चीजें आपको याद रखनी है। अब अगली जो है बैक्टीरियल डिजीज उसको अपन पढ़ते हैं पर्ट्यूसिस। अपन ने डिप्टीरिया पढ़ा, टिटनेस पढ़ा, अब आ गया अपना पर्ट्यूसिस, यानी ये एक प्रकार से भाई बहन वाली बीमारियां हैं, डिप्टीरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस। तो टिटनेस और डिप्टीरिया अपन पढ़ चुके हैं, क्योंकि इनकी जो वैक्सीन है वो भी एक प्रकार की एक ही बनाई गई थी। तो पहले डीपीटी नाम से लगती थी, फिर पेंटावेलेंट आ गया, उसके बाद टीडी आ गया आपका, टिटनेस और डिप्टीरिया वो आ गया 2019 में। तो अब आपका जो है वो बीमारी है पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस एक बैक्टीरियल बीमारी है, वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया क्या नाम है? बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस। अब पहला याद रखने का क्या है आपका, स्टार लगा लो, पहला याद रखने का क्या है कि कौन सा बैक्टीरिया है? बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस। अन्य नाम जो है इसके वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, काली खांसी, कुकर खांसी, हुपिंग कफ और 100 डेज कफ, ये नाम भी इसके इंपॉर्टेंट हैं, ये भी अमूमन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये भी आप याद कर लेना अच्छी तरह। पर्ट्यूसिस जो है उसको काली खांसी, कुकर खांसी, हुपिंग कफ या 100 डेज कफ के नाम से भी जाना जाता है। 100 डेज कफ क्यों जाना जाता है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका संक्रमण जो है वो अमूमन इतने दिनों तक रह सकता है, इतने दिनों तक जो है इस बैक्टीरिया का संक्रमण जो है वो आपके शरीर में रह सकता है, इसलिए इसको ये 100 डेज कफ माना या कहा जाता है। ठीक है, अत्यधिक संक्रामक श्वसन रोग है, किससे रिलेटेड है? श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। अब आपके क्या क्या इसके सिम्टम्स होंगे? फीवर हो सकता है, माइल्ड और ओकेजनल कफ हो सकती है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, नाक बह सकती है, यानी कुछ जो लक्षण हैं वो बिल्कुल फ्लू की तरह ही होते हैं, पर इसका जो मेन लक्षण जो है वो आपको याद रखना है, वो होती है हुपिंग वाली खांसी, हुप जिसमें ध्वनि निकलती, जब आप तेज तेज सांस लेने की कोशिश करते हैं तो आपको हुप जैसी आवाज आती है वो, और आपको याद रखना है 100 डेज कफ यानी लंबे समय तक रहने वाली खांसी। दो इसके सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो है वो लक्षण है। यार वो आपको याद रखना है बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस जो है बैक्टीरिया, उसका आपको याद रखना है। श्वसन तंत्र की बीमारी है तो खांसने छींकने हाथों से उसे फैलेगी। ठीक है, खांसी के साथ हुपिंग की ध्वनि होती है। सामान्य जो लक्षण है वो सर्दी की रिंसी होती है। शिशुओं को जो है वो ज्यादा अफेक्टेड या प्रभावित करती है, जो कई बार जैसे सांस लेने में तकलीफ होती है तो शिशु जो है वो नीले कलर के हो जाते हैं, मतलब नीले नीले, उनका मुंह के आसपास जो है वो ब्लूइश कलर हो जाता है, नीला कलर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सांस लेने में प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजन शरीर में नहीं पहुंच रही है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, इसलिए। बच्चों के साथ साथ हर उम्र के जो व्यक्ति हैं उन सबको प्रभावित करता है। इलाज इतना कारगर है नहीं, सब केवल आज जो है आपका जो है वो बचाव है, उसमें जो है वैक्सीन दी जाती है 1.5 महीने पर, 2.5 महीने पर, 3.5 माह पर जो है इसकी वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, पेंटावेलेंट नाम से जो वैक्सीन वो दी जाती है। शारीरिक शरीर को देख के भी, शरीर के लक्षणों से भी, बॉडी के लक्षणों से भी जो है वो डॉक्टर इसका पता लगा सकता है कि इसको पर्ट्यूसिस है कि नहीं है। या आपका नेजोफेरिंजियल स्वेब यानी जो अपना गला है वहां से जो स्वेब लेते हैं उसकी जांच करके भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हुपिंग कफ में जो है अपन को याद रखने की क्या जरूरत है पर्ट्यूसिस में? एक तो पर्ट्यूसिस जो है उसके नाम याद रखने की जरूरत है, जैसे काली खांसी, कुकर खांसी, हुपिंग कफ, 100 डेज कफ, ये अपन को याद रखने की जरूरत है। और उसके अलावा याद रखने की जरूरत क्या है? 100 डेज कफ वो याद रखने की जरूरत है, और बैक्टीरिया कौन सा है? बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस। बस ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत है, पूछी जा सकती है। अब अगली बीमारी जो है अपनी वो आती है प्लेग। नाम सुना होगा आपने, जो 1980 के बाद के जो हैं मैं बता रहा हूँ, यानी 1990 के पहले पहले के जो बोर्ड थे या जो बोर्न है जो पैदा हुए 94 में, उनको हल्का सा याद होगा कि एक बीमारी आई थी जो गुजरात में फैली थी, उसका नाम था प्लेग। काफी सुना था इस बीमारी के बारे में। तो प्लेग बीमारी क्या है? प्लेग जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि मुख्य रूप से जो है चूहों द्वारा फैलता है।
चूहे जो इसके क्या होते हैं, वाहक होते हैं। अब पिस्सू जो है छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो अमूमन जो है वो झाड़ियों में या आपके जो पेड़ पौधे होते हैं वहां पे पाए जाते हैं। जानवरों का और मनुष्यों का जो है क्या होते हैं, वो खून पीते हैं। अब ये पिस्सू किस पे होते हैं, चूहे पर, ठीक है। और पिस्सू कौन किसका वाहक करते हैं, एड्सीनिया पेस्टिस जो इसका बैक्टीरिया है, प्लेग का जो बैक्टीरिया है, प्लेग का जो जीवाणु है, एड्सीनिया पेस्टिस प्लेग का जीवाणु का क्या करते हैं, वहन करते हैं। तो प्लेग का जीवाणु किस पे आया, पिस्सू पे आया। पिस्सू किस पे आए, चूहे पे आए। चूहे अपने घरों में आए, तो अपने घरों में आए तो क्या हुआ, अपन जो है वो प्लेग के जीवाणु द्वारा अफेक्टेड हो गए हैं। तो पिस्सू क्या, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि जानवरों का या मनुष्यों के जो है वो खून पीते हैं, ठीक है। तो पिस्सू किसके वाहक होते हैं, प्लेग के जीवाणु के। और पिस्सू किस पे अमूमन किस पे होते हैं, चूहे पे होते हैं। तो चूहों द्वारा ये बीमारी सबसे ज्यादा फैली थी, इसीलिए फैली थी। तो पिस्सू के काटने से, अब जब पिस्सू अपना खून पिएगा या अपने को काटेगा तो क्या होगा, उसके बैक्टीरिया जो हैं प्लेग के वो अपने शरीर में इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक तो क्या याद रखना है, एड्सीनिया पेस्टिस, इसका जो है बैक्टीरिया कौन सा है वो याद रखना है। उसके अलावा इसका जो है माध्यम क्या है, पिस्सू, और इसका कैरियर कौन है, चूहे, रेट्स। ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। अब प्लेग जो है उसको 3 कैटेगरी में, इन्फेक्शन के आधार पर उसको 3 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है। अब पहला प्लेग है, प्लेग का प्रकार जो है वो बुबोनिक प्लेग। बुबोनिक का मतलब होता है अपनी जो है ब्यूबोज जो है वो अपन किसको बोलते हैं, गांठें हो जाती छोटी छोटी, उनको अपन क्या है मेडिकल टर्म में ब्यूबोज बोलते हैं। तो ब्यूबोनिक प्लेग का मतलब है कि जो कि अपनी लिम्फ नोड है, जैसे यहाँ गर्दन में हो गई, आपके यहाँ होती है, ये बगल में होती है, जिनाइटल एरिया में होती है, ये जो है अपनी लिम्फ नोड उनमें क्या होती है, सूजन आ जाती है। ब्यूबोनिक प्रकार का जो प्लेग होगा उसमें आपके रोगी के बगल, कमर, गर्दन में जो है वो ब्यूबोज दिखाई देते हैं, यानी गांठें दिखाई देती है। ये सबसे आम प्रकार का जो प्लेग है वो होता है, ठीक है। जो अमूमन जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो यही प्लेग है। इस प्रकार का प्लेग कौन सा प्लेग है, बुबोनिक प्लेग, जिनमें जो अपनी लसिका ग्रंथियां हैं, लिम्फ नोड जो है उनमें सूजन आ जाती है, ठीक है। दूसरा है न्यूमोनिक प्लेग, जिसमें आप न्यूमोनिया का अपन ने अभी जस्ट पढ़ा है कि न्यूमोनिया किसको प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो न्यूमोनिया में क्या होगा, फेफड़े प्रभावित होंगे, इसके कारण आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, बुखार वगैरह आएगी। थर्ड जो प्लेग होता है वो है आपका सेप्टिसीमिक, सीमिया, सेप्टी मतलब ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाना, उसको बोलते हैं अपन सेप्टिसीमिया। तो ये क्या है, प्लेग रक्त प्रवाह में फैलता है तथा इसके लक्षणों में बुखार, ठंड लगना और आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचना होता है। तो सबसे ज्यादा जो है वो न्यूमोनिक प्लेग जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। अब देखो आप इससे भी लगा सकते हो, ये जो अपना डायग्राम है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, आपका बुखार आएगी, आपको काली डेट, काली मौत, एक इसका एक नाम और है प्लेग का, क्या है, काली मौत, ब्लैक डेथ। ये भी आप जो है वो याद रखना कि प्लेग का दूसरा नाम क्या है, काली मौत। पूछा जा सकता है काली मौत के नाम से कौन सी बीमारी जो है वो जानी जाती है, वो है आपका प्लेग। पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, फेफड़े प्रभावित हो सकते हैं, आपको न्यूमोनिक प्लेग हो गया आपका। तो अमूमन लक्षण जो हैं वो न्यूमोनिक प्लेग होगा तो खांसी, जुकाम, बुखार वो हो गए। बुबोनिक प्लेग होगा आपकी लसिका ग्रंथियां सूज जाएगी, और सेप्टिसिमिक प्लेग होगा तो आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा। ये 3 प्रकार के जो है वो प्लेग होते हैं। सबसे ज्यादा पहले जो है 1896 में भारत में जो है वो बॉम्बे में फैला था। उसके बाद 94 में जो है वो सूरत में इसका प्रभाव हुआ था। अब पिस्सू छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो जानवरों और इंसानों को खून पीकर जिंदा रहते हैं। इनके काटने से खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, बेचैनी हो सकती है। पिस्सू जो है प्लेग के जीवाणु के वाहक होते हैं, और पिस्सू जो है वो चूहों पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लेग में आपको क्या याद रखना है, येर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया प्रकार याद रखने, ब्यूबोनिक, न्यूमोनिक्स और सेप्टिसिमिक प्लेग। एक याद रखना है काली मौत, ब्लैक डेथ, जिसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, वो प्लेग को बोलते हैं, ठीक है।
तो यही चीजें अपन को याद रखनी है। इलाज है उसका एंटीबैक्टीरियल जो दवाइयां हैं वो अपन दे सकते हैं। अब सिफिलिस, सिफिलिस जो है वो एक एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अपने शुरुआत में जब बीमारियों का देखा था कि एक तरीका जो है बीमारियों के फैलने का वो क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर असुरक्षित यौन संबंध अपन स्थापित कर रहे हैं किसी मरीज के साथ तो ये बीमारियां जो है वो फैलती है। क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित बीमारियां का एक उदाहरण कौन सा है, सिफिलिस, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसटीडीज। यानी जो बीमारियां असुरक्षित यौन संबंध से फैलती है उन बीमारियों को अपन क्या बोलते हैं, एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सिफिलिस ये भी एक प्रकार का यौन संचारित रोग है, याद रखना है। उपदंश भी बोलते हैं इसका नाम जो है वो। बैक्टीरिया कौन सा है, ट्रिपेनोमा पैलिडम। सिफिलिस का कौन सा बैक्टीरिया है, ट्रिपेनोमा पैलिडम। मेल और फीमेल दोनों को जो है वो बराबर मात्रा में संक्रमित करती है, बराबर मात्रा में प्रभावित करती है, इन्फेक्टेड करती है। लक्षण क्या होंगे, बुखार हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, लिम्फ नोड में सूजन हो सकती है, मसल्स में दर्द हो सकता है, जिनाइटल एरिया में शोर हो जाएंगे, रेस हो जाएंगे, ठीक है, चकते हो जाएंगे। शुरुआत, अब इसको अपन 3 स्टेज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं कि सिफिलिस के किन किन चरणों में जो है वो फैलता है या उनमें क्या क्या लक्षण अपने शरीर में आएंगे। शुरुआती चरण में जो है मेल या फीमेल अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया है तो उसके, जैसे फीमेल है तो उसकी वेजाइना, मेल है तो उसके पेनिस, एनस और मुंह पर जो है वो एक छाला टाइप में बन जाता है। दर्द रहित छाला, घाव भी हो सकता है और छाला भी बन सकता है, जिसको चैंक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैंक्र। चैंक्र वो जगह होती है जिस जगह से जो बैक्टीरिया है इसका ट्रिपेनोमा पैलिडम वो आपके शरीर में क्या होता है, इंसर्ट होता है, अंदर जाता है वो जगह। तो वो कौन सी जगह है, वो वेजाइना भी हो सकती है फीमेल की, पेनिस हो सकता है मेल का, एनस दोनों का हो सकता है, या मुंह हो सकता है। ठीक है, शुरुआती चरण में जो है आपको वहां पर दर्द रहित छाले और घाव दिख सकते हैं। दूसरे में शरीर पर दाने हो जाएंगे, बुखार हो जाएगी, थकान, सिर दर्द और भूख में कमी हो जाएगी। अगर सिफिलिस को इन 2 चरणों में छोड़ दिया, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो फिर ये आपके जो है वो मस्तिष्क को प्रभावित करेगा, आंखों को प्रभावित करेगा और आपके हृदय को भी प्रभावित करेगा। यानी ये वायरस जो है अगर शुरुआती 2 चरणों में नहीं रोका गया, वहां पे इसका इलाज नहीं किया गया है, यानी आपके शरीर पे दाने वहां तक, आपके घाव हुए, अल्सर हुए वहां तक, यानी आपके जेनाइटल एरिया और माउथ का एरिया है, एनस है, वहां तक अगर इसका इलाज नहीं किया गया है तो ये वायरस, ये बैक्टीरिया जो है वो आपके हार्ट पे पहुंच जाएगा, ब्रेन में पहुंच जाएगा, आपकी आंखों में पहुंच जाएगा और उनको नुकसान पहुंचाएगा। बचाव क्या है, एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो रही है, तो सबसे बढ़िया बचाव जो है इसका वो क्या है, सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करें। जो भी आपने बचाव के तरीके जो उपलब्ध है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है उनको अपनाएं, सेफ्टी को अपनाएं। और ये जो एक ही जो आपका पार्टनर है, आपके जो आपकी पारिवारिक पार्टनर है, आपकी वाइफ है या आपके और भी जो पार्टनर हैं वो एक ही रखें, यही आपका बचाव और सेफ्टी का प्रयोग करें। बाकी इसका जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो उपलब्ध है, उसका इलाज आपका जो हो सकता है। ठीक है, जांच के लिए एक टेस्ट किया जाता है VDRL टेस्ट, विनरल डिजीज लेबोरेटरी रिसर्च लेबोरेटरी, VDRL का नाम है, सिफिलिस के लिए किया जाता है। ये याद रख लेना आप, ये पूछा जा सकता है कि VDRL टेस्ट किसके लिए किया जाता है, सिफिलिस के लिए किया जाता है। विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, ये इसका नाम है, इस टेस्ट का नाम है। इसमें क्या हुआ, ब्लड टेस्ट होता है, जो शरीर में जो है अगर आप सिफिलिस से इन्फेक्टेड हो गए तो आपके शरीर में इस सिफिलिस के बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनी है कि नहीं बनी, उसका पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे ये कोई भी ह्यूमन है, अगर ये सिफिलिस से जो है वो ग्रसित होता है, ठीक है, अब सिफिलिस का बैक्टीरिया ट्रिपेनोमा पैलिडम ये आपके शरीर में प्रवेश कर गया। अब इसका पता लगाने के लिए आपको VDRL टेस्ट
होगा। अब इस टेस्ट में क्या होगा, ये बैक्टीरिया अंदर गया शरीर में, इसके प्रति शरीर लड़ने के लिए, इस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। अब इस टेस्ट में यही देखा जाता है कि जो ट्रिपेनोमा पैलिडम बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर गया है, उसको लड़ने के लिए शरीर ने एंटीबॉडी बनाई है कि नहीं बनाई है। अगर इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनी है तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि आप सिफिलिस जो है इससे जो है संक्रमित हो चुके हैं। तो ये आप याद रख लेना, ये टेस्ट जो है वो पूछा जा सकता है। अब मैंने बताया था कि सिफिलिस के जो बैक्टीरिया है जिस जगह से आपके शरीर में प्रवेश करेंगे वहां एक घाव बन जाता है, एक फुंसी सी हो जाती है, अल्सर सा हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, चक्र बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, चक्र, यानी प्रवेश द्वार है। इस जगह से ही जो है वो बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश किया। ज्यादातर जो है आपके जेनाइटल ऑर्गन जो है वहां से ही ये बैक्टीरिया प्रवेश करता है, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीडीज है, डिजीज है, तो वहां से अमूमन संभावना ये रहती है कि यहाँ से आपका बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश किया है। ठीक है, तो ये याद रखना है, सिफिलिस ट्रिपेनोमा पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होती है। और टेस्ट जो है इसके जांच के लिए कौन सा किया जाता है, वीडीआरएल। इलाज मौजूद है, बिल्कुल करवा सकते हैं। अगली जो एसटीडी जो है वो अपनी वो है गोनोरिया, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। गोनोरिया कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है, निसेरिया गोनोरी। इसका एक अन्य नाम क्या है, क्लेब भी है, ड्रिप भी है और सुजाक भी है। 3 नाम और है इसके, वो भी आप याद रखना। लक्षण क्या होंगे कि जो जेनाइटल एरिया है वहां से आपका येलो या हरे प्रकार का जो है वो डिस्चार्ज जो है वो आपके होगा। ठीक है, आप बाथरूम करेंगे, यूरिन पास करेंगे, उस टाइम आपकी जलन होगी। लोअर एब्डोमेन जो आपका पेट का जो निचला हिस्सा है वहां पे आपके दर्द होंगे। पीरियड्स के दौरान जो है वो आपको ब्लीडिंग हो सकती है। आपके वृषण है वहां पर क्या होगा, दर्द होगा, शोर होगा, पेन होगा, डिस्चार्ज होगा बॉटम में, गले में खराश हो सकती है, आंखों में जो है आपके रेडनेस हो सकती है और पेन हो सकता है। मेन जो लक्षण है वो आपका मुख्य लक्षण आपको याद रखना है, वो है कि जो मेल और फीमेल जो गोनोरिया से संक्रमित होते हैं उनमें उनके जेनाइटल एरिया से, जेनाइटल ऑर्गन से जो है वो, चाहे फीमेल में वेजाइना और मेल में हो गया आपका पेनिस। ठीक है, इन दोनों से जो है वो ग्रीन और येलो इस कलर का डिस्चार्ज जो है वो हो सकता है। ये इसका मेन साइन सिम्टम्स है। तो बैक्टीरिया कौन सा है, निसेरिया गोनोरी, क्लेब भी बोल सकते हैं, ड्रिप भी बोल सकते हैं और सुजाक भी बोल सकते हैं, तीनों नाम है इसके। अब ये इस रोग के जो है लक्षण जो है वो अमूमन सामने कम आते हैं, और जब आते हैं जब तक तो ये हो सकता है कि अनजाने में जो है आप इससे संक्रमित हो जाएं, यानी इसके लक्षण जो क्या है छुपे रहते हैं। अगर आपने इसका जो रोगी है उससे असुरक्षित यौन संबंध स्थापित किए हैं तो संभावना ये रहती है कि लक्षण प्रकट हो उससे पहले आप इससे इन्फेक्टेड हो जाएं। पुरुषों में क्या होगा, पेशाब करते समय दर्द होगा, जलन होगा, पेनिस से जो पीला या हरे रंग का स्त्राव होगा, टेस्टिज में जो है अंडकोश में सूजन आ जाएगी, दर्द होगा। और पुरुषों में जो है गोनोरिया वो आपके यूरिन मार्ग यानी यूरेथ्रा और आपके गुदा यानी एनस और मूत्र मार्ग, उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। किनमें, पुरुषों में। ठीक है, और महिलाओं में किसको करता है, सर्विक्स और यूट्रस गर्भाशय, इनको ज्यादा प्रभावित करता है गोनोरिया। महिलाओं में क्या होगा, योनि से असामान्य स्त्राव होगा, वही हरे रंग का हो सकता है, पीले रंग का हो सकता है, पेट दर्द होगा, पेल्विस एरिया जो है वो आपका श्रोणी एरिया उसमें दर्द होगा, पेशाब करते समय दर्द होगा, मासिक धर्म के बीच बीच में रक्तस्राव जो है वो हो सकता है। तो पुरुषों में जो गोनोरिया किसको प्रभावित करता है, मूत्रमार्ग को कर रहा है और गुदा को, एनस को प्रभावित कर रहा है। महिलाओं में किसको कर रहा है, सर्विक्स और यूट्रस गर्भाशय। अब सर्विक्स जो है वो आपको किसको बोलते हैं, ये आपका यूट्रस हो गया, गर्भाशय हो गया महिला का। ठीक है, यहां से आपकी वेजाइना जो है वो गर्भाशय से जुड़ी रहती है। तो गर्भाशय का जो यहाँ मुंह होता है ना, उस मुंह को अपन बोलते हैं सर्विक्स। किसको बोलते हैं, जहां से वेजाइना गर्भाशय से जुड़ी रहती है। तो गर्भाशय का जो एक प्रकार का मुंह होता है ना यहाँ पे, ये अमूमन बंद रहता है, परंतु जब आपका जो मासिक धर्म जो है महिला का समाप्त होता है
उसके बाद जो है गर्भाशय का जो है वो मुंह है वो खुल जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सर्विक्स और यूट्रस गर्भाशय दोनों को जो है वो प्रभावित करता है। तो बैक्टीरिया कौन सा है, निसीरिया गोनोरी। नाम क्या है, स्लिप भी है, ड्रिप भी है, सुजाक भी है। जेनाइटल एरिया को प्रभावित कर रहा है। मुख्य लक्षण क्या है, पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर रोगी है दोनों, तो उनके जो है मूत्र मार्ग से जो है वो आपके पीला और हरे रंग का जो है वो स्त्राव होगा। ठीक है, ये याद रखना आपको जरूरी है। बचाव क्या है, एसटीडी है तो सुरक्षित यौन संबंध जो है वो बनाए, एक ही पार्टनर रखें, आपका एक ही साथी रखें। सिफिलिस का संक्रमण जो, अब दोनों में क्या अंतर है, सिफिलिस और गोनोरिया दोनों ही एसटीडी है, अपन ने पढ़ा, तो दोनों में क्या अंतर है, ये आपका सिफिलिस और ये आपका गोनोरिया। ठीक है, तो दोनों में जो है वो क्या अंतर है। सिफिलिस का संक्रमण जो है आमतौर पर त्वचा से त्वचा के संपर्क में आने पर होता है, जहां घाव आप तौर पर जो है वो रोगी के या तो जिनाइटल होगा, या आपके नितंब होंगे, या मुंह होगा, होठ होगा, या त्वचा पर पाए जाते हैं। परंतु जबकि गोनोरिया जो है मुख्य रूप से जो है वो यौन संबंध के दौरान जो तरल पदार्थ निकलता है, जिसे वीर्य निकलता है, या आपका अग्रछिद्र तरल पदार्थ निकलता है, प्रीक्रम निकलता है, उससे ही फैलता है। तो सिफिलिस में क्या हुआ कि आप जो है वो स्किन का संपर्क होगा, आपका स्किन का संपर्क, आपकी त्वचा का संपर्क, चाहे वो आपके जननांगों की हो, चाहे आपके मुंह पे छाला हुआ उसकी हो, कोई सी भी त्वचा है उसके संपर्क से जो है आपका सिफिलिस जो है वो फैलेगा। ठीक है, और गोनोरिया जो है आपका वो जो यौन संबंध स्थापित करते समय, यानी आपके ड्यूरिंग सेक्स जो है वो आपका जो डिस्चार्ज निकलता है, चाहे वो वीर्य पुरुष का जो है डिस्चार्ज होता है सीमन, उससे या उसके पहले जो स्त्राव होता है उससे, इन चीजों से जो तरल पदार्थ जो है ड्यूरिंग सेक्स के दौरान जो स्त्रावित होते हैं, निकलते हैं, उन्हीं से जो है गोनोरिया वो फैलता है। यानी और सिफिलिस तो किससे फैलेगा, त्वचा के त्वचा से संपर्क होंगे, यानी आपके जेनाइटल एरिया में या आपके मुंह पर जो है ग्रोइन एरिया में अगर आपके छाले हैं, चेंकर हैं, उसका संपर्क जब दूसरे व्यक्ति से होता है तो आपकी सिफिलिस फैलता है। और गोनोरिया जो है वो जो लिक्विड निकलता है, जो हरे रंग का या पीले रंग का जो रोगी से स्त्राव होता है, उसी से जो है अन्य व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में जो है ये फैलेगा। तो इन दोनों बीमारियों में ये मुख्य अंतर है, जबकि दोनों बीमारियां सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बैक्टीरियल डिजीज जो आज अपन ने पढ़ी। न्यूमोनिया पढ़ लिया अपन ने, उसके बाद अपन ने जो है पर्ट्यूसिस पढ़ लिया, फिर सिफिलिस पढ़ लिया, फिर आपका गोनोरिया पढ़ लिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है अपनी जो बाकी बैक्टीरियल डिजीज है, जैसे स्क्रब टाइफस हो गई आपकी और मेनिंजाइटिस, बाकी लमसम लगभग जो है अपन ने अमूमन परीक्षाओं में आने वाली जो जितनी भी बैक्टीरियल बीमारियां हैं, जीवाणुवीय बीमारियां, उनका अपन ने अध्ययन अच्छे से कर लिया है। अगली 2 बीमारियों का अपन और अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है अपना कंजेनाइटल डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है उसको अपन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार विद्यार्थियों।